वेलकम टू ओनली आईएएस। स्वागत है आप सभी लोगों का प्रीलिम बूस्टर न्यूज डिस्कशन में। आज है 20 जुलाई 2021। तो आइए देख लेते हैं कि ऐसे कौन से इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं जो आज हम कवर करने वाले हैं। हमारा फर्स्ट आर्टिकल मून वॉबल के बारे में है। यूएस की कोस्ट लाइन्स 2030 के मिड तक मैसिव फ्लडिंग फेस कर सकती हैं, जो रेगुलर लूनर साइकिल है उसकी वजह से, जिसे वॉबल इफेक्ट कहा जाता है। बिकॉज ऐसा माना जा रहा है कि जो वॉबल इफेक्ट है ये राइजिंग सी लेवल को और मैग्नीफाई कर देगा, जो कि लगातार क्लाइमेट चेंज की वजह से हो रहा है। सो दैट इज द कॉन्टेक्स्ट। तो न्यूज़ कुल मिला के ये है कि क्लाइमेट चेंज हो रहा है, जिसकी वजह से ज़्यादा ग्लेशियर्स पिघल रहे हैं, समंदर के पानी का जो स्तर है वो बढ़ रहा है। उसमें जब मून वॉबलिंग का ये इफेक्ट और एड ऑन होगा तो फ्लडिंग तेज हो जाएगी। फर्स्ट ऑफ ऑल तो मून का वॉबल होना ये क्या है? देखिए, मून की जो वॉबलिंग है ये एक साइक्लिकल शिफ्ट होता है मून के ऑर्बिट का, जिसमें मून लगातार स्वे करता रहता है। इट इज अ काइंड ऑफ ऑसिलेशन, जैसा कि आप इस इमेज में देख सकते हैं। अगर आप ध्यान देना चाहते हैं इस इमेज को, अगर आप देख पा रहे हो तो इस पॉइंट पर ध्यान दीजिए। ये जो हमने मार्क किया था यहां पे ये जा रहा है ना, इसके जरिए आप समझ पाएंगे कि ये एक तरीके से यू कैन से कि झूल रहा है। इट इज कॉल्ड वॉबलिंग। ये जो वॉबलिंग है ये उसके ऑर्बिटल प्लेन को भी अप एंड डाउन करता है। इसका क्या मतलब है? देखिए, ये सूरज है, ये हमारी अर्थ है, ये अर्थ का ऑर्बिटल प्लेन है और ये है मून का ऑर्बिटल प्लेन। तो जब ये स्वे करता है तो ये पूरे ऑर्बिटल प्लेन को ही ऊपर या नीचे लेकर आता है, एंड दैट इज कॉल्ड मून वॉबलिंग। मून के खुद के ऑर्बिटल प्लेन में स्वे करना, घूमना, ये एक रेगुलर स्विंग है। इसका मतलब यह है कि हर 18.6 साल में यह वॉबलिंग एक बार कंप्लीट हो जाती है। तो सिंगल वॉबलिंग के कंप्लीट होने में 18.6 ईयर्स का टाइम लगता है। फॉर द फर्स्ट टाइम मून वॉबल को डॉक्यूमेंट किया गया था 1728 में, और यह सी लेवल राइज को कॉज करता है। कैसे करता है समझिए। जब मून वॉबल करता है, एज वी नो कि जो टाइड्स आते हैं उनमें मून के ग्रेविटेशनल पुल का एक बहुत ही बड़ा रोल होता है। तो जो वॉबलिंग होती है इसमें ये टाइड्स के फ्लो को प्रभावित करता है। जैसे कि जो शुरुआती 9.3 इयर्स होते हैं वॉबल की हाफ साइकिल में, उस समय होता यह है कि जो हाई टाइड्स होती हैं ये उनको थोड़ा सा दबा देता है, और जो लो टाइड्स होती हैं ये उनको थोड़ा सा उठा देता है। ये शुरुआती 9.3 इयर्स की वॉबलिंग में होता है जब हाफ साइकिल कंप्लीट होती है। अब इससे मोर और लेस जो टाइडल साइकिल है वो बैलेंस रहती है, कुछ खास दिक्कत नहीं होती। लेकिन मून वॉबलिंग में जो बाकी का 9.3 इयर्स का टाइम ड्यूरेशन होता है उसमें ये हाई टाइड को और ज्यादा हाई कर देता है और लो टाइड को और ज्यादा लो कर देता है। एज वी कैन सी कि अगर हाई टाइड्स और ज्यादा हाई होंगी तो फ्लडिंग का खतरा बढ़ जाएगा। तो क्लाइमेट चेंज की वजह से सी लेवल राइज ऑलरेडी हो रहा है। फर्दर अगर इसमें मून वॉबलिंग का इफेक्ट ऐड होता है तो जो फ्लडिंग है वो और ज्यादा बढ़ जाएगी। ये आपको समझ में आ गया? ये तो क्लियर हुआ। 18.6 ईयर्स में ये रेगुलर टाइड्स को सप्रेस और एम्पलीफाई करता है, और कैसे सप्रेस और एम्पलीफाई करता है वो हमने यहां पर समझ लिया। सो दैट वाज ऑल अबाउट मून वॉबलिंग। आप आई होप कि मून वॉबलिंग का जो इफेक्ट है इसे समझ ही गए होंगे। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल टीपू सुल्तान के बारे में है। मैसूर के राजा रहे थे टीपू सुल्तान। अभी वो सेंटर ऑफ कंट्रोवर्सी बन गया बिकॉज बृहन मुंबई म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ने एक गार्डन का नाम इनके नाम पर रखने का मन बनाया गोवंडी में, जो कि ईस्टर्न मुंबई के सब अर्बन इलाके में है। इस पर कई सारे ग्रुप्स ने इसका विरोध किया। उन्होंने कहा कि जो टीपू सुल्तान थे वो एंटी हिंदूज थे, उन्होंने कई सारे हिंदू कम्युनिटी के लोगों को परसिक्यूट किया या उनके खिलाफ कार्रवाइयां की। ऑन द अदर हैंड टीपू सुल्तान को एक बहुत ही ग्रेट वॉरियर माना जाता है। दूसरी ओर कई ग्रुप्स का यह मानना है कि ये हिंदूज के अगेंस्ट थे। खैर, इस कंट्रोवर्सी से अलग हटके हम बात करते हैं टीपू सुल्तान के बारे में। नवंबर 1750 में इनका जन्म हुआ था। ये बेटे थे हैदर अली के। हैदर अली जो बहुत ही ग्रेट वॉरियर थे वाडियार डायनेस्टी में, बाद में उन्हें गद्दी मिल गई तो उन्हीं के बेटे थे। ये भी बहुत ही ग्रेट वॉरियर थे। इन्हें टाइगर ऑफ मैसूर के नाम से भी पुकारा जाता था। काफी एजुकेटेड थे। अरेबिक, पर्शियन, कैनरीज और उर्दू पर इनकी बहुत ही अच्छी कमांड थी। फर्दर जो वाइडर नेशनल नैरेटिव है उसके मुताबिक जो टीपू सुल्तान थे
वो एक बहुत ही बढ़िया इमेजिनेशन और करेज वाले व्यक्ति थे, बहुत बढ़िया मिलिट्री स्ट्रेटजिस्ट थे। महज 17 सालों का जो इनका पूरा रेन था उसमें उन्होंने बहुत सारे महत्वपूर्ण काम किए और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को एक बड़ा चैलेंज दिया। फर्स्ट एंग्लो मैसूर वॉर जो 1767 से 69 के बीच में हुआ, यह इनके पिता हैदर अली के द्वारा लड़ा गया था। उसमें इन्होंने पार्टिसिपेट किया था जब इनकी उम्र महज 17 साल की थी। इसके बाद इन्होंने मराठास के साथ भी लड़ाई लड़ी और सेकेंड एंग्लो मैसूर वॉर जो कि 1780 से 84 के बीच में हुआ, इसे भी शुरू किया गया था हैदर अली के द्वारा ही। उसमें भी टीपू सुल्तान ने बढ़ चढ़कर हिस्सेदारी दिखाई, हालांकि इनके पिता की बीच में ही मृत्यु हो गई थी। ये कंपनी की फोर्सेस के खिलाफ 1767 से लेकर 99 के बीच में लड़ते रहे और फाइनली फोर्थ एंग्लो मैसूर वॉर में श्रीरंगपट्टनम जो उनकी कैपिटल थी उसे डिफेंड करते हुए फोर्थ एंग्लो मैसूर वॉर के दौरान ये मारे गए। जो टीपू सुल्तान थे, इन्होंने यूरोपियन लाइंस पर नई टेक्नोलॉजीज का इस्तेमाल करते हुए पहले वॉर रॉकेट का इस्तेमाल किया। इन्होंने लैंड रेवेन्यू सिस्टम को डिटेल सर्वे और क्लासिफिकेशन जो लैंड का होता था उसके बेसिस पर डिसाइड किया। लैंड सीधे मतलब जो टैक्स था वो सीधे पीजेंट से लिया जाता था और सैलरीज जो भी सोल्जर्स होते थे उन्हें कैश में दी जाती थी। इन्होंने एग्रीकल्चर को मॉडर्नाइज किया। जो बंजर जमीन थी, किसानों को कहा कि आप इसे उपजाऊ बनाइए, हम आपसे 3 साल 4 साल तक इस पर कोई कर नहीं लेंगे या बहुत कम लेंगे, ताकि लोग ज्यादा बंजर जमीन को उपजाऊ बनाएं। इरिगेशन का इंफ्रा इन्होंने बेहतर किया, पुराने डैम्स को रिपेयर करवाया, एग्रीकल्चर मैन्युफैक्चरिंग को और ज्यादा प्रमोट किया, सेरिकल्चर को बढ़ाया। इन्होंने एक स्ट्रॉन्ग नेवी बनाई ताकि ट्रेड को सपोर्ट किया जा सके। इन्होंने एक स्टेट कमर्शियल कोऑपरेशन को भी, कॉर्पोरेशन को भी स्टैब्लिश किया ताकि फैक्ट्रीज को स्टैब्लिश किया जा सके। टीपू सुल्तान डेमोक्रेसी काफी पसंद करते थे और एक ग्रेट डिप्लोमैट भी थे। इन्होंने फ्रेंच रेवोल्यूशन को सपोर्ट किया और श्रीरंगपट्टनम में जो फ्रेंच सोल्जर्स थे उनको अलाउ किया कि वो जैकोबिन क्लब सेटअप कर सकें और 1797 में जैकोबिन क्लब को सेटअप किया गया, जो कि फ्रेंच रेवोल्यूशन से जुड़ा हुआ एक ऑर्गेनाइजेशन था, एक हिस्सा था। टीपू सुल्तान खुद जैकोबिन क्लब के मेंबर बने और उन्होंने खुद को सिटीजन टीपू कहलाया जाना पसंद किया। इसके अलावा उन्होंने ट्री ऑफ लिबर्टी को भी श्रीरंगपट्टनम में प्लांट किया। सो दैट वाज ऑल अबाउट टीपू सुल्तान। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल मेकेदातु डैम प्रोजेक्ट के बारे में है। इसके पहले भी ये डैम न्यूज में आया था और हमने इस पर विस्तार से चर्चा की थी 28 मई को। खैर, मेकेदातु प्रोजेक्ट है ये कावेरी नदी जो कि कर्नाटका से होते हुए तमिलनाडु में एंटर करती है। तमिलनाडु के बॉर्डर के पास मेकेदातु में एक डैम बनाने का प्लान बनाया है कर्नाटका ने, जिस पर बहुत ही सख्ती से आपत्ति जताई गई है तमिलनाडु के द्वारा। तमिलनाडु का कहना है कि ऐसा करके तो आप पूरा पानी रोक लेंगे कर्नाटका में ही और तमिलनाडु के लोगों को पानी नहीं मिलेगा। कर्नाटका की सरकार का यह कहना है कि हम जो डैम बना रहे हैं इसके जरिए हम केवल बरसात में जो एक्सेस पानी होता है उसे स्टोर करेंगे और तमिलनाडु की वाटर सप्लाई पर इससे कुछ खास प्रभाव नहीं पड़ेगा। इनफैक्ट अगर तमिलनाडु को बाद में वाटर स्कैर्सिटी होती है तो हम इस डैम की मदद से उन्हें भी वाटर की सप्लाई कर पाएंगे। लेकिन तमिलनाडु इससे कन्विंस्ड नहीं है। उनका यह मानना है कि अगर कोई नदी 2 राज्यों से होकर गुजरती है तो जो लोअर रिपेरियन स्टेट है यानी कि तमिलनाडु, इनकी अनुमति के बिना जो अपर रिपेरियन स्टेट है यानी कि कर्नाटका कोई डैम नहीं बना सकता। इस बात को लेकर इन्होंने सेंट्रल गवर्नमेंट से के सामने ये बात भी रखी थी, इनफैक्ट सुप्रीम कोर्ट में भी अपनी प्ली रखी थी। सेंट्रल गवर्नमेंट ने अभी अश्योरेंस दिया है कर्नाटका की सरकार को कि जो मेकेदातु डैम प्रोजेक्ट है, जब तक इसकी डिटेल्ड प्रोजेक्ट रिपोर्ट को कावेरी वाटर मैनेजमेंट अथॉरिटी अप्रूव नहीं कर देती तब तक इस प्रोजेक्ट पर कोई भी काम नहीं किया जाएगा। मेकेदातु जिसका मतलब होता है गोट्स लीप यानी कि बकरी की छलांग, ये एक डीप गॉर्ज में बनाया जाने का प्लान है जो कि वहां पर है जहां पर कावेरी की ट्रिब्यूटरी अर्कावती कावेरी से मिलती है। इस पूरे प्रोजेक्ट की कॉस्ट 9,000 करोड़ रुपए है। इससे प्लान है कि बेंगलुरु सिटी को वाटर सप्लाई दी जाएगी, पानी को जो भी स्टोर किया जाएगा। हालांकि तमिलनाडु ये कह रहा है कि शुरू में तो ये बोल रहे हैं कि केवल हम ड्रिंकिंग वाटर स्टोर करेंगे, लेकिन एक बार डैम बन गया तो ये इस पानी का इस्तेमाल इरिगेशन के लिए भी करेंगे। फर्दर 400 मेगावाट का पावर प्लांट भी स्टैब्लिश करने का प्लान बनाया गया है। अगर बात करें कावेरी रिवर के बारे में तो ये वेस्टर्न घाट के ब्रह्मगिरी हिल्स में वेस्टर्न कर्नाटका का जो स्टेट है वहां पर राइज होती है। कर्नाटका का जो वेस्टर्न रीजन है, साउथ वेस्टर्न रीजन है, ठीक है। जो रिवर बेसिन है इसमें 3 स्टेट और 1 यूटी कवर होता है। जो स्टेट्स हैं 2000 तमिलनाडु, कर्नाटका और केरला, यूटी में आएगा पुदुचेरी। इसकी ट्रिब्यूटरीज हैं हेमावती, लक्ष्मण तीर्थ, काबिनी, अमरावती, नोएल और भावनी रिवर। मेट्टूर डैम इरिगेशन और हाइडल पावर प्रोजेक्ट के तौर पर तमिलनाडु में इसी नदी पर बनाया गया है।
ये देखिए यहां पर है मैटूर डैम। ठीक है, हमारा नेक्स्ट आर्टिकल कॉन्जुगल राइट्स के बारे में है। कॉन्जुगल राइट्स का मतलब है वैवाहिक जीवन से संबंधित अधिकार। वैवाहिक जीवन से संबंधित अधिकार का क्या मतलब है? वैवाहिक जीवन का एक मुख्य उद्देश्य यह होता है कि एक महिला और एक पुरुष आपस में जीवन बिताएंगे। प्यार मोहब्बत के वादे भी तो इसी आधार पर होते हैं ना, कि हम आपके साथ अपना पूरा जीवन बिताना चाहते हैं। दैट्स वाई आई वॉन्ट टू मैरी यू, ऐसा कहा जाता है। लेकिन क्या हो कि पार्टनर्स में से एक ऐसा कहे कि नहीं, मुझे अब आपके साथ नहीं रहना। इस कंडीशन में क्या होगा? इस कंडीशन में हिंदू मैरिज एक्ट ऑफ 1955 में प्रावधान किए गए हैं, जिसमें जो एक पार्टनर है वो अपने दूसरे पार्टनर के खिलाफ प्ली कर सकता है, जिसमें वो इस बात की मांग कर सकता है कि जो मेरा पार्टनर है वो मेरे साथ नहीं रह रहा और ये मेरे कॉन्जुगल राइट के अगेंस्ट है, तो मेरे कॉन्जुगल राइट की रिकवरी की जाए या रेस्टिट्यूशन किया जाए, वो इसकी मांग कर सकता है। मतलब वो चाहेगा कि लीगल मींस से इस बात को इंश्योर किया जाए कि उसका पार्टनर उसके साथ रहे। सुप्रीम कोर्ट में अभी एक पिटीशन रखी गई है कॉन्जुगल राइट को चैलेंज करते हुए। ऐसा माना जा रहा है कि ये एक व्यक्ति के इंडिविजुअल जो प्राइवेसी है या फिर राइट टू लिव विद डिग्निटी है उसके खिलाफ है। आप कैसे किसी को फोर्स कर सकते हैं किसी के साथ रहने के लिए बाय लॉ? ये तो कानून का किसी के व्यक्तिगत जीवन में हस्तक्षेप हो गया। लेकिन ये अभी प्रावधान है जिसमें बात चल रही है कि या तो इसे खत्म कर दिया जाए या फिर इसमें पर्याप्त बदलाव किए जाएं। खैर, बात करते हैं कॉन्जुगल राइट के बारे में। ये मैरिज से एसोसिएटेड एक राइट है जिसमें हस्बैंड या फिर वाइफ अगर जो दूसरा अपना पार्टनर है उसकी सोसाइटी से खुद को अलग कर लेता है तो इस राइट का मामला आता है। या तो हस्बैंड कह दे कि मुझे आपसे मतलब नहीं, मैं आपके साथ नहीं रहूंगा, या वाइफ कह दे कि मैं तो यहीं रहने वाली हूं, मैं आपके साथ नहीं रहने वाली और मुझे आपके परिवार से या बाकी लोगों से कोई मतलब नहीं है। इन दैट केस ये राइट का मुद्दा आ जाएगा। देखिए, कॉन्जुगल राइट को पर्सनल लॉ में मैरिज और डाइवोर्स के केसेस में रिकॉग्नाइज किया जाता है और क्रिमिनल लॉ में भी रिकॉग्नाइज किया जाता है। लाइक अगर कोई पार्टनर काफी लंबे समय से अपने पार्टनर के साथ नहीं रह रहा है तो दूसरा पार्टनर इस बात की मांग कर सकता है कि मुझे डाइवोर्स चाहिए क्योंकि मेरा पार्टनर मेरे साथ रह ही नहीं रहा। फर्दर इसी आधार पर जो एलिमोनी है, निर्वाह निधि है, वो भी मांगा जा सकता है स्पाउस के द्वारा, तो इसे रिकॉग्नाइज किया जाता है। अब देखिए, सेक्शन 9 है हिंदू मैरिज एक्ट ऑफ 1955 का, वो रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट की बात करता है। इसमें होता क्या है, अगर हस्बैंड या वाइफ बिना कोई रीजनेबल एक्सक्यूज दिए, लाइक मान लीजिए अब एक हस्बैंड को जॉब करनी है, वो किसी दूसरी सिटी में रह रहा है, दैट्स ओके, या वाइफ को जॉब करनी है, वो किसी सिटी में रह रही है, तो दैट्स ओके, मतलब फिर तो पॉसिबल नहीं ना कि साथ में रहें। दे हैव रीजनेबल एक्सक्यूज, देन इट इज ओके। लेकिन रीजनेबल एक्सक्यूज के बिना अगर हस्बैंड या वाइफ दूसरे पार्टनर की सोसाइटी से खुद को अलग कर ले, मतलब उससे संबंध ना रखे, उसके साथ ना रहें, तो जो एग्रीव पार्टी है वो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के सामने पिटीशन रख सकता है कि मेरे कॉन्जुगल राइट को वापस से रिकवर किया जाए। अगर कोर्ट को ऐसा लगता है कि जो एग्रीड पर्सन कह रहा है वो सही है, तो जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है वो स्पाउस को कोहैबिटेशन के लिए कह सकता है। अगर कोहैबिटेशन पर एग्रीड नहीं है पार्टनर तो वो फर्दर अपील कर सकता है हाई कोर्ट में और सुप्रीम कोर्ट में। तो कॉन्जुगल राइट के ये प्रावधान है। अब इसे अक्सर चैलेंज किया जाता है। चैलेंज ये कि ये फंडामेंटल राइट टू प्राइवेसी का वायलेशन है। हाउ कैन यू कंपेल समवन कि आप इनके साथ रहिए ही? ये कोर्सिव एक्ट है जहां पर स्टेट किसी एक व्यक्ति के सेक्सुअल या डिसीजनल ऑटोनॉमी को हिंडर कर रहा है। आप एक व्यक्ति के राइट टू प्राइवेसी या डिग्निटी के बीच में जा रहे हैं। ये ज्यादातर महिलाओं को प्रभावित करता है, जैसे कि हमारी सोसाइटी में पैट्रियार्की डोमिनेट करती है। अक्सर ऐसा होता है कि पुरुष महिला को बाध्य करता है कि वो अपनी जॉब छोड़ दे या फिर किसी अन्य कारण से आकर उसके साथ रहे, जबकि महिला ऐसा नहीं चाहती। चूंकि इंडिया में मैरिटल रेप कोई क्राइम नहीं है, तो अक्सर महिलाओं को इस केस में मैरिटल रेप का सामना करना पड़ सकता है। सस्पेक्टेबल वो हो जाते हैं और इस संबंध में हमारे पास कोई कानून भी नहीं है। तो कोर्सिव कोहैबिटेशन आप इसे कह सकते हैं। इसी वजह से इसे अक्सर चैलेंज किया जाता है। खैर, इसमें बदलाव किए जा सकते हैं और कुछ रीजनेबल ग्राउंड पर इसके प्रावधान भी हो सकते हैं। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल पेगासस स्पाईवेयर के बारे में है। बहुत ज्यादा न्यूज में है ये मैलिशियस सॉफ्टवेयर। आरोप लगाया गया है कि सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करके दुनिया भर की कई सारी सरकारें और सिक्योरिटी एजेंसीज कई सारे इंडिविजुअल्स को स्पाई कर रहे हैं, मॉनिटर कर रहे हैं उनकी एक्टिविटीज को। सरप्राइजिंगली इंडिया में भी इसके केसेस आए और आरोप लगे कि जो सरकार है वह कई सारे लोगों की स्पाइंग कर रही है, इंक्लूडिंग वेरियस मीडिया पर्सनल, अपोजिशन लीडर एंड मिनिस्टर्स एज वेल। एक बात और भी निकल के आई कि इंडिया की ओर से पाकिस्तान ने ऐसा आरोप लगाया है कि पाकिस्तान के जो प्राइम मिनिस्टर हैं इमरान खान, उनके ऊपर भी स्पाइंग की जा रही थी काफी लंबे समय से।
तो ये पूरा मामला काफी ज्यादा हाईलाइटेड है पेगासस स्पाईवेयर का। इस स्पाईवेयर को बनाया है एनएसओ ग्रुप ने। ये इजराइल की एक साइबर सिक्योरिटी फर्म है, 2010 में बनाई गई थी। ये स्पाईवेयर आईओएस या फिर एंड्रॉइड डिवाइस को हैक करने में कैपेबल है, और एक बार इसने हैक कर लिया तो वो सारा डेटा एक्सेस कर सकता है, चुरा सकता है। कॉल्स की रिकॉर्डिंग सुनी जा सकती है, मैसेजेस इंटरसेप्ट किए जा सकते हैं, वीडियोस कॉपी किए जा सकते हैं, बहुत कुछ किया जा सकता है। सिंपली एक लिंक आएगा सामने वाले के मोबाइल पे, जो भी टारगेट है, उसने जैसे ही उस लिंक को क्लिक किया, मालवेयर उसके डिवाइस में चला जाएगा। उसके बाद उसका सर्विलांस स्टार्ट। पेगासस एक बार इंस्टॉल हो गया तो फिर कंप्लीट एक्सेस मिल जाती है टारगेट के फोन की। वरिंग एस्पेक्ट ये है कि पहले तो ऐसा होता था कि आपके ऊपर, आपके मोबाइल के पास एक लिंक आएगा, मेल आएगा, कुछ आएगा, आप उस पर क्लिक करेंगे तो ये सॉफ्टवेयर या स्पाईवेयर आपके मोबाइल में आ जाएगा। लेकिन धीमे धीमे काफी अपग्रेड हो गया है। अब इसमें जीरो क्लिक अटैक का भी सिस्टम आ गया है। मतलब आप कोई भी लिंक ओपन मत करिए, तब भी आपके डिवाइस में आ जाएगा। आपको सिंपली एक मिस कॉल आएगी और ये मालवेयर, ये स्पाईवेयर आपकी डिवाइस में घुस जाएगा। तो इस बात पर काफी ज्यादा चर्चा चल रही है। जीरो क्लिक अटैक स्पाईवेयर जैसे पेगासस को कंट्रोल देता है डिवाइस के ऊपर बिना किसी ह्यूमन इंटरेक्शन या ह्यूमन एरर के भी। पहले देखिए, फिशिंग अटैक के लिए आपको बोला जाता था कि आप किसी नॉर्मल जो अननेसेसरी मैसेजेस हैं उन पर क्लिक मत करिए, लेकिन अब ये जो सॉफ्टवेयर्स हैं ये तो बिना आपके क्लिक के भी डिवाइस को कंट्रोल कर सकते हैं। तो ये प्रॉब्लम आ रही है। देखिए, इस संबंध में एक प्रश्न पूछा गया था सीएससी 2018 में। वानाक्राई, पेत्या और इटर्नल ब्लू कई बार न्यूज में देखे गए। क्या है ये? एक्सोप्लैनेट, क्रिप्टो करेंसी, साइबर अटैक या फिर मिनी सैटेलाइट्स? सही जवाब है साइबर अटैक। सी इज द करेक्ट आंसर। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल एनबी ड्राइवर के बारे में है। आईआईटी मद्रास के रिसर्चर्स ने एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल बनाया है, नाम दिया गया है एनबी ड्राइवर। फुल फॉर्म है नेबरहुड ड्राइवर। इसका इस्तेमाल हम कैंसर कॉजिंग म्यूटेशंस को सेल्स में आइडेंटिफाई करने में कर सकते हैं। कैंसर क्या होता है? कैंसर इज म्यूटेशन इन दी सेल, जो कि उसकी ग्रोथ को अननेसेसरली बढ़ा देता है। नॉर्मली एक सेल की एक सर्टेन ग्रोथ होती है, जिसके बाद उसकी ग्रोथ रुक जाती है। लेकिन अगर वो म्यूटेट हो जाता है तो उसकी ग्रोथ अननेसेसरली बढ़ने लगती है, एंड दैट कॉज कैंसर। अब जो म्यूटेशन होता है वो दो तरीके का होता है। देखिए, अब ऐसा नहीं कि हर म्यूटेशन खराब ही होता है। कुछ म्यूटेशंस हमारी बॉडी में होते हैं, उनका कोई सिग्निफिकेंट इंपैक्ट हमारी बॉडी में दिखता नहीं है। वो होता रहता है बिकॉज हम एक्सपोज्ड हैं वेरियस एटमॉस्फेरिक एंड क्लाइमेटिक कंडीशंस के, तो बॉडी में म्यूटेशन होते रहते हैं। लेकिन सारे म्यूटेशन कैंसर तो नहीं बन जाते। कुछ म्यूटेशंस हैं जो कैंसर बन जाते हैं। जो म्यूटेशन कैंसर बना देते हैं उन्हें कहा जाता है ड्राइवर म्यूटेशन। और कुछ म्यूटेशन जो हमारी लाइफ टाइम हमेशा होते रहते हैं और उनका हमारी बॉडी पे कुछ खास प्रभाव नहीं पड़ता, वो होते हैं न्यूट्रल म्यूटेशन, और उन्हें कहा जाता है पैसेंजर म्यूटेशन। तो आपने समझा कि म्यूटेशन दो प्रकार के होते हैं। एक जो खतरनाक होते हैं और कैंसर कॉज कर सकते हैं, उन्हें कहा जाता है ड्राइवर म्यूटेशन, और कुछ जिनका हमारी बॉडी पे कुछ खास प्रभाव नहीं पड़ता, उन्हें कहा जाता है पैसेंजर म्यूटेशन। अब जब हम आइडेंटिफाई करते हैं, कैंसरस सेल्स को स्टडी करते हैं, तो हम देखते हैं कि इसमें म्यूटेशन हुआ है। अब हम ये नहीं समझ पाते कि इसमें जो म्यूटेशन है वो पैसेंजर म्यूटेशन है कि ड्राइवर म्यूटेशन है, इसलिए हमारी स्टडी इनकम्प्लीट रहती है। अभी जो ये तरीका अपनाया गया है, इसमें देखिए जो सेल हमें मिली दैट इज कैंसरस सेल, हमने उसे स्टडी किया, पता चल गया कि इसमें म्यूटेशन है। लेकिन अभी जो म्यूटेशन था वो कैसे हुआ, इसका क्या प्रोसेस था? ये पैसेंजर म्यूटेशन पहले था, बाद में ये ड्राइवर म्यूटेशन में कन्वर्ट हो गया, या सीधा हिट ड्राइवर म्यूटेशन का था? क्या था ये? हम क्लियर कट स्टडी कर नहीं पाते थे। अब एक नया तरीका है, हम इसके आसपास की सेल्स को स्टडी करेंगे और देखेंगे कि इसमें जो म्यूटेशंस थे वो किस तरीके से और कैसे हुए। तो अब हम आइडेंटिफाई कर पाएंगे सभी प्रकार की सेल्स में कि जो म्यूटेशंस थे वो ड्राइवर थे कि पैसेंजर थे। तो नेबरहुड के सेल्स में म्यूटेशन को स्टडी करना ये एक नया तरीका है, और अभी तक ये एरिया अनएक्सप्लोर्ड रहा। तो नेबरहुड की सेल्स में म्यूटेशंस को स्टडी करना, ताकि हम अच्छे से स्पेसिफाई कर सकें जो कैंसर सेल्स हैं उनको स्टडी कर सकें, दैट इज द फंक्शन ऑफ एनबी ड्राइवर। समझ में आ गया? ये एक नया तरीका है और अभी इस पर और भी रिसर्चेस बाकी हैं। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल एनईए स्काउट के बारे में है। एनईए स्काउट, एनईए का फुल फॉर्म है नियर अर्थ एस्टेरॉइड स्काउट। देखिए, हमारे अर्थ के पास में एक एस्टेरॉइड है, जो पास में होते हैं उनको नियर अर्थ एस्टेरॉइड बोलते हैं। उस एस्टेरॉइड का नाम है स्काउट। लेकिन यहां पर जो एनईए स्काउट है वो एक स्पेसक्राफ्ट का नाम है, नासा का स्पेसक्राफ्ट है। अब इतना बड़ा स्पेसक्राफ्ट नहीं है कि आप उसमें बैठ के चांद पे चले जाएंगे या फिर मंगल ग्रह पे चले जाएंगे। अब जूते का डिब्बा आपने देखा है, उससे थोड़ा सा बड़ा है, ये कुछ खास बड़ा नहीं है। देखिए इमेज में
इतना ही बड़ा है ये स्पेसक्राफ्ट। अब नासा वाले बोल रहे हैं कि स्पेसक्राफ्ट है तो मान लीजिए। इसकी टेस्टिंग चल रही थी, जो भी हुआ अभी तक ठीक ठाक हो गया। प्लान ये है कि जैसे कि हमें पता है कि 2017 में जब ट्रंप थे तो उन्होंने एक मिशन लॉन्च किया था, दैट इज एर्टेमिस। एर्टेमिस मिशन के तहत जो नासा है वो 2024 तक चांद पे एक मेल और एक फीमेल को भेजने वाला है, जो कि 1972 के बाद पहली बार होगा। तो यही प्लान चल रहा है एर्टेमिस में। तो एर्टेमिस अच्छे से सक्सेसफुल हो, इसके लिए इसके 3 फेज हैं। उसमें पहला फेज है एर्टेमिस 1, जिसकी यहां पे बात चल रही है एर्टेमिस 1 की। एर्टेमिस 1 जाने वाला है नवंबर 2021 में। इसे लेकर जाएगा स्पेस लॉन्च सिस्टम SLS। इसके साथ एसोसिएट होगा ओरियन स्पेसक्राफ्ट। ये वही स्पेसक्राफ्ट है जो 2024 में एस्ट्रोनॉट्स को लेकर जाएगा, लेकिन पहले इसकी टेस्टिंग करेंगे ना, फेल ना हो जाए। तो पहली बार ये जब जाएगा तो खाली जाएगा, वो इस साल नवंबर में जाने वाला है। फिर जाएगा एर्टेमिस 2, इसमें कुछ क्रू को बिठाया जाएगा, ये टेस्टिंग होगी 2023 में होगी। और फाइनली मून के साउथ पोल पे 2024 में एस्ट्रोनॉट्स एर्टेमिस 3 में उतारे जाएंगे। अभी बात चल रही है एर्टेमिस 1 की। यू गॉट टू नो कि हाँ, ये इसका पहला हिस्सा है एर्टेमिस प्रोग्राम का, एर्टेमिस 1। एर्टेमिस 1 जो कि नवंबर में इस साल लॉन्च होने वाला है, उसमें एक अनक्रूड टेस्ट फ्लाइट होगी, जिसमें फ्लाइट जो स्पेसक्राफ्ट है जिसका नाम ओरियन स्पेसक्राफ्ट है वो तो रहेगा, लेकिन उसमें कोई बैठेगा नहीं। अब जब आप एस्ट्रोनॉट्स भेजोगे किसी मिसाइल से तो एक स्पेसक्राफ्ट होगा ना जिसमें वो लोग बैठेंगे। रॉकेट में सीधा थोड़ी बिठा दोगे, आग होती है रॉकेट में, ठीक है। तो एक ओरियन स्पेसक्राफ्ट होगा। अब इसको खाली लगाएंगे, उसमें भेजेंगे, देखेंगे सही से जा रहा है कि नहीं। अब सोचा कि अब SLS यानी कि स्पेस लॉन्च सिस्टम रॉकेट जा ही रहा है, ओरियन स्पेसक्राफ्ट भेज ही रहे हैं, तो साथ में एक तो छोटा सा और जोड़ देते हैं। तो वही जोड़ दिया साथ में NEA स्काउट। तो जो NEA स्काउट है ये वही नियर अर्थ एस्ट्रॉइड स्काउट, छोटा सा स्पेसक्राफ्ट है जो कि सुबॉक्स से थोड़ा सा बड़ा है। ये नियर अर्थ एस्ट्रॉइड के पास जाएगा, वही स्काउट के पास, उसका डेटा वगैरह हमारे पास भेजेगा। बाकी एर्टेमिस प्रोग्राम की डिटेल वही है, 2024 तक जाना है इसको। इनका प्लान ये है कि 2030 तक ये अच्छे तरीके से एक्सप्लोरेशन कर पाए जो चांद है उसका। सो दैट वाज ऑल अबाउट NEA स्काउट। यहां पर कुछ स्टेटमेंट है, आप ट्रू एंड फॉल्स बताइए। टिप्पू सुल्तान, इन्होंने ट्री ऑफ लिबर्टी को सेरिंगपट्टनम में प्लांट किया। कावेरी रिवर नॉर्थ वेस्टर्न महाराष्ट्र में वेस्टर्न घाट रेंज में राइज होती है। कॉन्जुगल राइट, एग्रीव पार्टी एक पिटीशन केवल हाई कोर्ट में अप्लाई कर सकता है। पेगासस क्रिप्टो करेंसी है। NEA स्काउट ये मेन मिशन है जो जाएगा और डेटा कलेक्ट करेगा नियर अर्थ एस्टेरॉइड का। तो ये तो यहां पर जानकारी हो गई इसका, मतलब NEA स्काउट का मेन मिशन यही है। आप बताइएगा, थोड़ा लेट हो गया है इस पूरे सेशन में, कुछ आर्टिकल्स थे जिन पर थोड़ी जानकारी इकट्ठा करनी थी आपको बताने से पहले। तो आज के सेशन में हम यहीं पे रुकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।